अरे यह किसका है? यह लड़की कितनी सुंदर है, देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठा है। चाचा चेन, तुम उस बूढ़े को बुलाते हो, उसका क्या फायदा? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे उसकी दुकान उजाड़ दूंगा? क्या आप मछली खरीदेंगे या झींगा मछली लेंगे? चेन शी के पास जाओ। बूढ़ा, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत? भाइयों तोड़ दो सब कुछ। बूढ़े बदमाश, तुम डरते नहीं हो? मैं तो खुश हूं। हाँ सही है, किसी की गांड छूना हाथ तोड़ देना चाहिए। मेरा हाथ तोड़ दिया। तुम किस लायक हो? आह, भाइयों, उसे मार डालो। रुको, क्या तुम जानते हो वह कौन है? मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वह कौन है। तुम खुद को क्या समझते हो? घुटने टेको। आज का यह हिसाब मैं याद रखूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जहां माफ करना संभव हो वहां माफ कर दो। यह तुम्हारा चिकना चुपड़ा बोलना। तू पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहता है क्या? तेरे इस पीले बाल को देखकर मेरी मछली का मुआवजा दो। और तुम लोग भी यह सफाई ठीक करवाओ। जी, जल्दी करो। मास्टर जी, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा लियाओ चेंग हमारे वानफेंग समूह के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग ले। उसे दुनिया देखने दो। यह निमंत्रण पत्र आप ही बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है, मैं अपने बेटे को भेज दूंगी वहां सामान पहुंचाने के लिए। शायद हम दोनों फिर मिल सकते हैं। और एक बात, मेरी वर्तमान हैसियत आप निश्चिंत रहें। आपकी हुआशिया लॉजिस्टिक्स लीडर का दर्जा मैं कभी नहीं भूलूंगा। आधा भी नहीं बताया। इन सालों में मेरा बेटा हमेशा मैं मछली बेचने वाला हूं। लेकिन हां, गरीबी में हौसला बढ़ता है। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता कि वह एक अमीर लड़का बन जाए। बस करो, अब कुछ नहीं है। तुम अपने काम में लगो। ठीक है मास्टर जी, तो आप अपना ख्याल रखना। क्या मछली बेचने वाला है? तुम्हारे बेटे ने मुसीबत खड़ी कर दी है। जल्दी से पैसे जुटाकर उसे छुड़ाने आओ। क्या? सावधान, यह माओताई है। टूट गया तो तुम हर जाना नहीं भर पाओगे। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या यह स्थिर है? याओ याओ, तुम यहां कैसे आ गई? हम आज सुबह चाचा चेन ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तुम यह क्या? ओह, मेरे पिता ने मुझे भेजा है शहर में सामान पहुंचाने। शहर? मैं तो कभी गया ही नहीं। मुझे भी साथ ले चलो। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। चेनशी भैया, ये कौन है? इतना सब खरीदने की हैसियत? माओताई, यह तो बहुत शानदार है। हाय, अमीर लोग होंगे। वह याओ याओ, मैं खुद कर लूंगा। याओ याओ, असल में मेरे पास पहले से ही है। एक प्रेमिका है। अरे
तो बधाई हो तुम्हें। शराब खत्म। सारी शराब बह गई। क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? मैं तो सीधा जा रहा था, तुम मुड़ रहे थे। यह पूरी तरह तुम्हारी गलती है। अरे बकवास है, तुम्हारी पूरी गलती। मेरी गाड़ी कैसी है? नई ली हुई BMW। तुम कैसी गाड़ी चला रहे थे? लियाओ शाओ, तुम और यह गंदी ट्रक वाला जियांग A8888 क्या बहस कर रहे हो? जल्दी से उससे मुआवजा दिलवाओ। लिंग वे वे, तुम यहां कैसे? चेन शी भैया, तुम ठीक तो हो? जियांग A39270। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? लिंग वीवी, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम अपने पापा के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई हो? क्या तुम मुझे धोखा देती रही हो? जोगो, चुप रहो। यह जियांग चेंग की लियाओ फैमिली का है। लियाओ दाशाओ, लियाओ चेंग। बिल्कुल सही। असल में मैं उसके पिता हूं। कल रात उसने मुझे ऐसे ही बुलाया था। लिंग वीवी, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा? कौन है जो न खाता है न पीता है? पैसे बचाकर तुम्हें पढ़ाया। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? अंतरात्मा, उसकी कीमत ही क्या है? और फिर मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि तुम मेरा खर्च उठाओ। तो एक गंदी मछली बेचने वाले का बेटा है। लियाओ शाओ से कैसे तुलना कर सकता है? अपनी इस छोटी टूटी गाड़ी से क्या तुलना करेगा? गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार, मौका देखते ही राय बदलना। लिंग वीवी, मैंने पहले आंखें फोड़ ली थीं कि तुझ जैसे इंसान पर मर गई। बकवास बंद करो। जल्दी से लियाओ शाओ को कार की मरम्मत के पैसे दो। तुमने हमारी कार में पीछे से टक्कर मारी है। अगर किसी को भरना है तो तुम्हें भरना चाहिए। झूठे आरोप मत लगाओ। BMW देखकर रास्ता नहीं छोड़ना आता। मुझे तो लगता है तुम साफ तौर पर बस पैसे उड़ाने का मन है। मेरी गाड़ी की हेडलाइटें और फ्रंट बम्पर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। तुम्हें पता है कार की मरम्मत में कितना खर्च आता है? कम से कम 10-12 लाख। तुम्हारी कौन सी कार है? वूलिंग है। 200 काफी है या नहीं? या फिर तुम अपने सिर के इस छोटे से घाव को ज्यादा बड़ा मत बनाओ। मुझे दवाई का पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी गाड़ी का सामान अच्छा करके दो। चेंगशी, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या चीज हो। तेरी गाड़ी में सरीली मछलियों के अलावा कौन सी कीमती चीज लाद सकता है? यह शराब की गंध कैसी? क्या तुम हो? तुम शराब पीकर गाड़ी चलाने की हिम्मत करते हो? जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने ही मुझे कार के डिक्की में शराब रखी थी, सब टूट गई। तुम्हें मेरी शराब का पैसा भी देना होगा। कौन सी शराब? पूरी ट्रक भर माओताई शराब। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे घर की हालत देखते हुए क्या तुम इसे पी सकते हो? क्या तुम जानते हो पूरी ट्रक की कीमत कितनी होगी? कम से कम 3 से 5 लाख। तुम जैसे निचले लोगों से कहीं ज्यादा जान बहुमूल्य है। मैंने ये बातें कब कहीं? यह शराब अब मेरी है। यह मेरी शराब मेहमानों के लिए माल भेजा जा रहा है। और रसीद कहाँ है? तुम नकली? यह बिल्कुल नकली है। किसने तुम्हारी चीज ली है? यह टूटी हुई गाड़ी। मुझे लगता है तुम झांसा सपने देख रहे हो। नकली टिकट देकर मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत? क्या तुम सोचते हो मैंने पहले कभी नहीं पिया? क्या यह सच है? चेंगशी, नहीं। अगर अभी हाथ उठाएंगे तो यह आपसी मारपीट होगी। दवाई का खर्च मेरे घर वाले भी नहीं दे सकते। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? ट्रंक खोलो, सबको पता ही है। फिर कहो। और एक बात तुम सबने सूंघा ही होगा, शराब की खुशबू।
यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। बस नकली शराब मिलाना चाहते हो, फिर एक मूर्ख ढूंढो, उससे जमकर पैसे ऐंठो। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मेडिकल बिल नहीं मांगा। वे यहां लोगों को लूटने का इंतजार कर रहे थे। आज मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। या तो आज गाड़ी की मरम्मत का पैसा चुकाओ, या फिर मैं तेरी एक टांग तोड़ दूंगा। आजा। पैसे नहीं हैं, जान ले लो। मैं तेरी मुराद पूरी करता हूं। ध्यान से देख। क्या? सच में? बिल्कुल सच है। ये सारी शराब वैसे तो भेजी जानी थी जियांगचेंग के गोल्डन ग्लो ग्रैंड होटल में। झूठी कैसे हो सकती है? गोल्डन ग्लो ग्रैंड होटल। पापा ने मुझे मजबूर किया है। क्या यह वह जगह है जहां दावत हो रही है? क्या यह संभव है? यह दावत की शराब है। और दुर्लभ संग्रह का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल असली जैसा लगता है। यह तरकीब कैसे काम कर सकती है? क्या यह हमारे लियाओ शाओ को बेवकूफ बना सकती है? क्या मैं सही कह रहा हूं लियाओ शाओ? यह शराब, क्या यह सच में है? दुर्लभ संग्रहणीय। एक बोतल लगभग 10,000 की है। यह पूरी गाड़ी लगभग 10 लाख की है। अगर मेरे पिताजी को पता चला मैंने सब बिगाड़ दिया, शिखर सम्मेलन की शराब, बड़े आदमी को नाराज कर दिया, वह मेरी खाल जरूर उधेड़ देगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस ही न्याय करेगी। जरूरत नहीं, मैं भरपाई करूंगा। मैं जरूर भरपाई करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कार में जाने दो। ठीक है, तो मैं आज आपका इंतजार करूंगा। और दवाई का खर्च? 10 लाख से ज्यादा? क्या सच में उन्हें देंगे? ए, अभी अपने आदमियों को लेकर आओ। मैं तुम्हें पता भेजता हूं। ले आओ भाई ही सही है। तुम्हारे पास तरीका है। पूछ कर देखो। ठीक है। तुम लोगों को और कितना समय लगेगा? अभी कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। क्या तुम लोग जानबूझकर तो नहीं समय खींच रहे हो? जल्दबाजी मत करो। पैसा अभी आ रहा है। पैसा कहाँ है? तुम लोगों का क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हारा काम करने का मतलब है। मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अब मैं कहता हूं, यह हादसा तुम्हारी वजह से हुआ। शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। तुम्हारी शराब, वह भी तुम्हारी वजह से खुद ही बर्बाद किया। क्या कोई आपत्ति है? मैं नहीं मानता। मैं कभी शराब नहीं पीता। यह पूरा माल मैं भी नहीं संभाल सकता। पकड़ लो उसे। बाहर थूकने की हिम्मत? आओ, इस औरत को मेरे पास ले आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इसका बदला मिलेगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। ले आओ शाओ।
कुशल तो हो लियाओ शाओ। चिपकू कहीं का, आज तुम्हारी आंखों के सामने उसे खत्म कर दो। तुम जल्दी भाग जाओ, तू भाग जा, मेरी फिक्र मत कर। लियाओ कहने वाले, आज सब लोग मत जियो। कोई न जिए। तू तेरे जैसे इंसान मेरे साथ मरने के काबिल भी है। मैं लियाओ शाओ, आप ठीक तो हैं लियाओ शाओ? उन तीनों को पकड़ लाओ। अब और नहीं लड़ सकते और लड़ाई में जान चली जाएगी। याओ याओ, तुम जल्दी भाग जाओ, जल्दी। नहीं, मैं नहीं। चेनशी भैया, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को अभिनय करने दो। याओ याओ, तुम बुरे इंसान हो। चेनशी जैसा निकम्मा आदमी तुम्हें पसंद आ सकता है। हे पापा, मैं पार्टी के रास्ते में हूं, अभी रास्ते में। मैं तुरंत पहुंच रहा हूं, तुरंत पहुंच रहा हूं। ठीक है अबियो, पहले बैंक्वेट हॉल चलो। जी यंग मास्टर लियाओ। मैं ठीक हूं, जल्दी से उन्हें रोको। यह शराब अगर मैं सब कुछ बेच दूं जियांग ए 88 तो भी नहीं चुका सकता जियांग ए 8888। मैं अपने पिता को मुसीबत में नहीं डाल सकता। चलो, समझ गया। वे तो सस्ते में बच गए, बाद में उससे हिसाब करेंगे। दावत में देरी हो गई, पिताजी मुझे जरूर सजा देंगे। तुम लोग नहीं जा सकते। अगर तुम लोग चले गए तो सारा मामला चेनशी पर थोप दिया जाएगा। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर मुआवजा क्यों दें? मैं तुम्हारे चाचा को मुआवजा दूं। जाने की इजाजत नहीं है। मेरी शराब का मुआवजा दो। तो मुझे जाने नहीं दोगे, है ना? आज मैं तुझे जरूर टक्कर मारूंगा। हट जाओ। बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूं। अरे यह तो तू है, यह तो चेनशी है, वह मछली बेचने वाले अंकल। लिन वेई, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? यह क्या मामला है? मैं तुम्हें बताता हूं। तुम यह नालायक बेटा शराब पीकर लियाओ शाओ की लग्जरी कार से टकरा गया। यह हम नहीं हैं, समूह की कंपनी कार। यह कब से उसकी हो गई? बुजुर्ग महोदय, आप अच्छी तरह देख लीजिए, यह तो BMW है। पता नहीं तुम एक साल मछली बेचकर इसे ठीक करा पाओगे भी या नहीं। बेटा, तुमने उनकी गाड़ी टक्कर मार दी। मैंने नहीं मारी, उन्होंने पीछे से टक्कर मारी। हमारा ट्रक और पीछे के डिब्बे की मेज भी पूरी तोड़ दी। बिल्कुल सही, मैं गवाही देता हूं, यह उन्हीं ने टक्कर मारी है। और झुंड बुला लिया, चेनशी भाई को पीट दिया। मैंने कहा आज तुम्हारे बेटे ने टक्कर मारी, तुम्हारे बेटे ने ही टक्कर मारी। अब कौन भी आ जाए कुछ नहीं कर सकता। बेटे का कर्ज बूढ़े चुकाए। सच कहूं तो जल्दी से गाड़ी का हर्जाना भरो, नहीं तो मैं तुम्हारी बुढ़ापे की इज्जत खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, विनम्रता से बात करो। तुम मुखिया होना, चूंकि दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या यह बहुत से कमजोर को धमकाना है? हार गए तो सहना पड़ेगा, इस बात को बराबर समझो। अरे यह तो नहीं सोचा था, इतनी उम्र हो गई है फिर भी दुनियादारी का ध्यान रखते हो। लड़ाई के मामले में कोई आपत्ति नहीं है, बचा हुआ तो यह शराब का नुकसान भर दो। इस मामले को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ऐसे ही निपटा देते हैं। क्या निपटाना? बूढ़े, मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। क्या तुम झगड़ा खोज रहे हो? मैंने देखा है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम कहो इसे कैसे सुलझाएं? बहुत आसान है। बेटा मुसीबत खड़ी करे, बूढ़ा सहारा दे। आज तुम दोनों पिता पुत्र मेरे सामने घुटने टेककर सिर झुकाकर माफी मांगो। फिर मुझे मुआवजा दो, 5 से 6 लाख का। एक नई गाड़ी लेकर आओ तो यह मामला खत्म हो जाएगा। मुआवजा देना ठीक है, तो पहले मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह गाड़ी तुम्हारी है? बुजुर्ग, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? यह कार लियाओ शाओ की नहीं है। क्या यह तुम्हारी है? तुम्हें कैसे पता कि यह कार मेरी नहीं है? झूठी बड़ाई न बढ़ाओ। यह कार तुम पूरी जिंदगी मछली मारो तब भी नहीं खरीद सकते। सुन लो बुजुर्ग महोदय, अगर आज आप नहीं चाहते बात को अंत तक ले जाना तो अभी इसी वक्त मेरे सामने साष्टांग प्रणाम करो। मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करना। मुझे डर है तुम सहन नहीं कर पाओगे। स्वर्ग का राजा भी घुटने टेके तो भी मैं सहन कर सकता हूं। तुम हो कौन? हाथ भी उठाने की हिम्मत? तुम किसी को कुछ नहीं समझते। इतना घमंडी और उद्दंड, इतना घमंडी और उद्दंड। अपने घर के पैसे का घमंड है तो कुछ भी गलत करता है। आज मैं तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सही शिक्षा दूंगा। मेरे माता पिता की तरफ से मुझे शिक्षा। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? बोलो, ध्यान से सुनो। मेरे पिता हैं लियाओ फेंग। लियाओ शानफेंग तुम्हारे पिता हैं तो तुम लियाओ चेंग हो। मुझे पहचानते हो? अचरज है, मेरी प्रसिद्धि से यह बात मछली की दुकान तक पहुंच गई है। क्योंकि यह लियाओ शानफेंग का बेटा है तो उसे खुद ही संभालने दो। पापा चाचा चेंग, यह शैतान लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? जीव ये गोदाम वाली पूर्वी गली में आओ तुरंत, अभी। मछली बेचने वाले, मैं तुझे बता रहा हूं, आज किसको फोन करोगे? कुछ नहीं होगा। आज किसको फोन करोगे? कुछ नहीं होगा। पापा, तुम सब लोग बहुत ज्यादा हो गया। अगर इतना ही दम है तो मुझ पर आकर दिखाओ। तुम पर आएंगे। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया तुम और लियाओ शाओ के बीच फासला। लिंग वीवी, मैं सच में अंधी हो गई थी। तुम्हें चेन शी के साथ रहने की इजाजत देती हूं। मेरे पापा ने आधी जिंदगी मछलियां बेची बस इसलिए ताकि हम अच्छी पढ़ाई कर सकें, पोस्ट ग्रेजुएट बन सकें। बस इसलिए ताकि हमारे पास हो एक अच्छी नौकरी, जीवन थोड़ा बेहतर हो सके। लेकिन तुम कृतघ्न बन गए। जीवनयापन के लिए कुछ सहायता देना, क्या उसे भी एहसान कहते हैं? तो क्या मैं रोज उसे देता हूं? गाड़ी और बैग दोनों देने वाले हो। यह तो बहुत बड़ा एहसान है। असल में तुम लोग ही हो जो रोज उस मामूली रकम के लिए अपनी इज्जत जमीन पर रख देते हो, दूसरों को रौंदने के लिए। मैं तो बस ऐसे ही दिया हुआ एहसान। वीवी तो हर रात खुद को समर्पित कर देती है। फिर वही बात, बस तुम दोनों पिता पुत्र आज यहां मेरे सामने घुटने टेको, सिर झुकाकर माफी मांगो। मुझे एक और गाड़ी दो, फिर यह मामला खत्म। माथा टेककर माफी मांगो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेटा चेंगशी, मेरे पास एक कार्ड है। कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। मैं अभी अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूं। उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। पहले खुद बचो फिर बात करना। तुम रुक जाओ। पापा,
नौ मास्टर, तुम्हारा सिखाया हुआ बेटा है। बूढ़े, तू मेरे पापा को मारने की हिम्मत करता है? छोटी प्यारी। बूढ़ा, क्या तुम जानती हो वह कौन है? सुंदरी, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? बूढ़ा कहीं का, आज मैं तुझे काट डालूंगा। दफा हो। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। बूढ़ा कहीं का, लगता है तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो। लियाओ साहब को नाराज करके सबकी खाल नोच दी जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की लियाओ साहब पर हाथ उठाओ। बूढ़े बदमाश, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? जियांगचेंग के आसमान, तुम उन्हें छूने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा फैसला हो गया। तो आज मैं तुम्हारी कही हुई दुनिया को चकनाचूर कर दूंगा। याओ याओ, चेन शी को अस्पताल ले जाओ। चेन शी, चेन शी। बेटा, पापा। मैं नहीं जा सकता। मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? आसमान टूटे तो बाप तुम्हारे सिर पर है। चलो। बूढ़ी प्याज होकर भी बड़ी शान दिखा रहे हो। बूढ़ी प्याज होकर भी बड़ी शान दिखा रहे हो। वे जा सकते हैं। आज का यह हिसाब पूरा तुम्हारे सिर आएगा। लियाओ शानफेंग, यह हिसाब कैसे चुकाओगे? तुम खुद बताओ। नौ साहब। बूढ़ा कमीना, किसने बैठने दिया? तू कौन होता है? मेरे पिताजी अभी भी खड़े हैं। तुम्हें बैठने का क्या अधिकार है? मेरे पैर ठीक नहीं हैं। मैं अब खड़ा नहीं रह सकता। तेरे बाप जैसा नहीं है। अभी भी चुस्त दुरुस्त है पैर। घुटने टेकने चाहिए। गंदी मछली बेचने वाला, तू पागल है। पापा, वह तो बस मछली मारने वाला है। वह तुम्हें आदेश देने वाला कौन होता है? बस करो। मुझे लगता है तुम्हारी नजर ऊपर रहती है। ऊंचे पद पर बहुत देर हो गई। यहां तक कि अपनी पलकों के नीचे वालों को भी नहीं देखते। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जीव ये, ऐसा नहीं है जीव ये। पापा, तुम किस बात से डर रहे हो? वह सिर्फ एक तुच्छ मछली विक्रेता है। बस खत्म कर दो ना। अब भी चुप नहीं रहोगे? क्या तुम जानते हो वह कौन है? क्या तुम जानते हो तुमने लियाओ परिवार को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत जीव मास्टर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लियाओ शानफेंग, तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं तुम्हारी तरह इतना कायर नहीं हूं। तुम अंकल लियाओ, आप फिर किसी नीच स्तर के कचरे के लिए अपने ही बेटे से रिश्ता खराब न करें। तुम घृणित इंसान हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या वह इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर पाता? लियाओ चेंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगो। उससे माफी मांगो, उससे माफी मांग। क्या वह इस लायक भी है? पापा, उसे क्या हक है कि तुम उसके आगे घुटने टेको? आज मैं उससे तुम्हारी माफी मंगवाऊंगा। तुम घुटने टेकोगे कि नहीं? मैं टेकता हूं। क्या वह इस लायक है? बूढ़ा, मैं तुझे मारूंगा। नौ मास्टर, अंकल लियाओ। पापा, क्या तुम पागल हो? बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। नौ मास्टर हमारे बाएं हाथ का खेल नहीं है। मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। आखिर वह है कौन कि तुम लियाओ शानफेंग उसकी जगह जाओ? धत्तेरे की, यह चीज तुम्हें कहां से मिली? खोंगरो एनजीएचए, तुम्हें क्या पड़ी है? मेरी मां ने दिया है। तुम जैसे नाकारा की तरह नहीं। तुम कभी समझते ही नहीं। अगर मैं बेटे को बताऊं घर का व्यापार दुनिया भर में फैला है, क्या वह भी बन जाएगा? ऐसा आलसी लड़का। बूढ़ा, नौ मास्टर, डर गए न? घुटने टेको। जल्दी घुटने टेको। तुम जाकर बोलो। बेटा, तुम शांत हो जाओ। यह कोई मजाक नहीं है। बेटा,
तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। क्या नहीं आता? मैं सिखाता हूं। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे आता है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो मुझे परेशान करना चाहते थे। मैं 3 तक गिनती करता हूं। हम दोनों साथ में। 3। मैं नहीं खेलता, अब नहीं खेलता। घर में कुछ गंदे पैसे हैं इसलिए। जान को तिनके जैसा समझते हो। एक पुरुष होने के नाते हिम्मत करो तो जिम्मेदारी भी लो। इतना घमंडी, किसी को कुछ नहीं समझता। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी औलाद। मैं तुम्हारी सफाई करता हूं। परिवार की प्रतिष्ठा। पिताजी, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं आपका अपना बेटा हूं। नहीं नहीं, पिताजी। बेटा, मुझे माफ करना। देखते हैं कौन हिलाता है मेरे बेटे को। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। मेरे बेटे को हाथ लगाएगा। मेरी मां आ गई है। तुम लोगों ने तय कर लिया। मां, तुम आ ही गए। टांग जुआन, तुम कैसे आ गई? क्या मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था? तुम कैसे? तुम भूल गए उस साल जब तुम सड़क पर भटक रहे थे और भूख से मर रहे थे? तब खाना किसने दिया था? यह मेरे पिता हैं। यह तांग परिवार है। मां, मेरे पिता पागल हो गए हैं। वह मुझे मारना चाहता है। अगर तुम अभी नहीं आए तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। अरे तुम लियाओ शानफेंग, तुम अपने ही बेटे की मदद नहीं करते बल्कि बाहर वालों का साथ देते हो। अपनी ही जड़ें काटते हो। क्या तुम सच में मर्द हो? बिल्कुल सही। तांग जुआन, आज स्थिति अलग है। तुम मेरी सुनो। जल्दी से वापस जाओ। मैं वापस जाता हूं। क्या तुम मेरे बेटे को जीते जी पीटोगे? मैं देखना चाहता हूं। क्या अंतर है? क्या तुम जानते हो वह कौन है? मेरे बेटे को सताया। मैं नहीं जानती वह कौन है। बूढ़े आदमी, सुन रहे हो? मुझे गुस्सा दिलाया। तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, आज तुम्हें सजा मिलेगी। आंटी, तुम्हें पता नहीं है, यह बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ लियाओ शाओ को बुरी तरह सताया है। यह बात सच है। तांग जुआन, तुम्हारा बेटा, रोज का व्यवहार तुम जानती हो। तुम अब भी उसे बिगाड़ोगे। मैं उसकी मां हूं। आसमान फाड़ने वाला वही है। मैं भी। एक आंख से देखो, एक आंख बंद करो। पिता नहीं संभालते, मां संभालेगी। रॉब, वाह। लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, तुम्हारे बेटे ने टक्कर मारी मेरे बेटे की कार से। मेरे बेटे का सामान बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे को पीटा और छीन लिया। मेरे बेटे की प्रेमिका। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक मां होकर इस बिखरी हुई स्थिति को संभालोगी? तुम आमतौर पर घर पर बहुत अच्छी नहीं होती थी। यह नहीं सोचा था कि जब मां नहीं होती ऊपर की बाली टेढ़ी तो नीचे की बाली भी टेढ़ी। हम तांग परिवार का काम तुम जैसे छोटे आदमी को टांग अड़ाने का हक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैंने तैयारी नहीं की है? चेंजू, मछली बाजार में मछली की दुकान खोलना। चेन गांव में पैदा होना। माता पिता युद्ध में लापता हो गए। घर में कुल 9 भाई थे। तुम सबसे छोटे हो। अब जो जीवित हैं सिर्फ तुम ही हो। ये सब तुमने कहां से पता किया? तुम चुप रहो। बाद में तुम्हारी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव में कठिनाई आई है। किस्मत बहुत खराब है। सभी रिश्तेदार तुम्हारे कारण मारे गए। मैंने सही कहा था, है ना?
हाँ, सही कहा। मैं हूं चेंजिव। यह सचमुच कहा जा सकता है। आकाशीय अभिशाप वाली नियति। अब तो बस मेरा बेटा ही एक रिश्तेदार है। मैं बहुत सराहना करता हूं। तुमने अपने बेटे के लिए आगे आने की हिम्मत दिखाई। हमारे घर के इन बेकार लोगों से कहीं बेहतर है। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे पास न तो क्षमता है और न ही पृष्ठभूमि। सिर्फ मुट्ठियों के भरोसे आज के दौर में यह चलने वाला नहीं। इन पर हमला करो। यह बूढ़ा आदमी है। सब रुक जाओ। मैं देखता हूं कौन एक कदम आगे बढ़ता है। लियाओ शानफेंग, तुम आज जानबूझकर मेरे खिलाफ हो क्या? तुम यह मत सोचना कि तुम वानफेंग मुख्यालय में चले गए हो। इसमें कुछ खास बात है। हमारा तांग परिवार चौथे समूह के प्रमुख वानफेंग समूह। बिल्कुल सही। वानफेंग समूह अब पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नियंत्रण रखता है। ऊपर शिपिंग बंदरगाहों से लेकर नीचे लॉजिस्टिक्स कुरियर तक, यहां तक कि मिसाइल हथियार भी वानफेंग की ओर इशारा करता है। मिशन अवश्य पूरा होगा। व्यापार निर्यात एकाधिकार। तुम्हारे पास इतना बड़ा अधिकार है। एक व्यक्ति मेरे अधिक शब्दों के लायक नहीं। तुम्हें एक मौका देता हूं। हमारे तान परिवार के सामने झुक जाओ। तान जुआन, क्या तुम सोचते हो कि तान परिवार की सारी सफलता तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है? मैं तुम्हें बता दूं, यह सब 9 मास्टर की वजह से है। अगर 9 मास्टर न होते तो यह सब कदम दर कदम संभव न होता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद वानफेंग क्या आज का बॉस बन सकता है? कितने समय से 9 मास्टर गायब हैं? वानफेंग अभी ठीक तो है न? वह वानफेंग के लिए एक अनावश्यक अस्तित्व है। मूर्ख, अगर 9 मास्टर न होते, मास्टर ने साम्राज्य जीता होता। हम क्या चीज हैं? अब तक तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। अपनी खुद की ताकत, हमारे तान परिवार की ताकत जियांग प्रांत में अकेले बैठकर सबसे ऊपर की कुर्सी संभालती है। लियाओ शानफेंग, तुम बहुत देर तक घुटने टेकते रहे। अब भी उसकी क्या 9वें मालिक की कुत्ते बनने की सोच रहे हो? ठीक है। अरे तान जुआन, तू तो बड़ी हो गई। मुझे लगता है तू एक पत्ते से आंखें ढक लेती है। बिल्कुल लाइलाज हो गई है। बूढ़ी चीज, अभी जो भेड़िया जैसी हिम्मत दिखा रही थी, कैसे अब आधे दिन में एक वाक्य भी नहीं बोल पा रही है? भूल गया, तुम तो असल में एक मछली बेचने वाले हो। कैसे संभव है? समझ सकते हो, उच्च वर्ग की चीजें। क्या उच्च वर्ग सब करते हैं? नीच काम। तांग जुआन है ना, पुरखे पेड़ लगाते हैं, बाद वाले छाया में बैठते हैं। यह बात तुम तक आते आते कैसे बदल गई? बड़े पेड़ की छाया आरामदायक होती है। अपनी जड़ें भूल जाना। तुमने तो इसे वानफेंग के चेहरे पर उकेर दिया है। तो क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारे बल पर तुम मुझे सबक सिखाने लायक हो। जानते बूझते गलती करना। जानते बूझते गलती करना। देखते हैं कौन हाथ उठाता है। पीछे हटो। मैं तो तुम्हारी अकेली दशा देखकर बेटे की तरफ से आया। बड़ी दयनीय लगती हो। मैं तो सोच रहा था तुम्हारे बेटे को एक सांस बचाकर रखो। क्योंकि तुमने पहले हाथ उठाया तो मुझे मत कोसना। मैं बेरहम और क्रूर हो जाऊंगा। अभियो, हॉस्पिटल जाओ, अंतिम क्रियाकर्म संभालो। जी बिल्कुल सही। मेरा बस एक बेटा है, एक ही अपना। जिसे तुमने भेजा वह लौटकर नहीं आएगा। बूढ़े खलनायक, यह जगह नहीं है। कौन जोर से चिल्लाता है? आवाज चाहे जितनी तेज हो, वो सिर्फ यही बताती है कि तुम्हारे पास आत्मविश्वास की कमी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई ऐसा होगा जो मुझे आत्मविश्वासहीन कहेगा। अब समय आ गया है शरीर को हिलाने डुलाने का। वानफेंग समूह के बारे में जानते हो? वानफेंग क्यों कहलाता है? क्या तुम जानते हो? आज का वानफेंग समूह का संबंध जोड़ा जा सकता है वानफेंग युग से। उस समय इसे वानफेंग लॉजिस्टिक्स नहीं कहा जाता था।
चेन ब्यूरो कहलाता है। दूसरे ब्यूरो की तरह ही वान फेंग भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक निचले तबके का आदमी कुछ पुरानी किताबें पढ़कर अपने को समझने लगता है। तुम योग्य हो मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरा मुकाबला करने के, क्योंकि मेरे सामने तुम ही नीचे हो। आधुनिक युग तक चेन परिवार के बुजुर्ग कभी नाम बदलकर वानफेंग लॉजिस्टिक्स रखा गया। युद्ध की उथल पुथल से लेकर आज तक चेन परिवार के लोग कभी डरे ही नहीं। यह तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुमने पता नहीं लगाया मेरे घर में हैं 9 भाई? क्या मेरे साथ रिश्ता यह है कि मेरे 8 भाई सब कुछ किया वाशिया के लिए। वानफेंग सब मर गए। क्या तुम्हें लगता है मेरा नाम चेन जियो कैसे पड़ा? तुम मछली बेचने जाओ, बहुत अफसोस की बात है। तुम यह कहानी सुनाने वाले स्तर तो पहले ही पुल के नीचे जाना चाहिए था। कहानी सुनाओ। अब बकवास भी खत्म हो गई है। अब चलने का वक्त आ गया है। जल्दी मत करो, बेहतर होगा कि यह मुझे दे दो। 1 मिनट का समय, मैं एक फोन करता हूं, फिर तुम फैसला करना यह गोली चलाओ या नहीं। बकवास बंद करो। तुम्हें 1 मिनट दिया है सिर्फ तुम्हारी इस कहानी गढ़ने की कला से। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। ठीक है? बूढ़े, तुम्हारा यह मतलब तो नहीं कि पुलिस को बुलाना चाहते हो? क्यों डर गए? पुलिस आ गई तो फिर क्या? पूरे जियांग प्रांत में भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे भी मेरी मां के सामने झुकना पड़ता है। इसे कहते हैं ताकत का नशा। क्या शानदार ताकत है। मेरी यह फोन कॉल कोई परेशानी नहीं होगी। कानून प्रवर्तन दल को क्या कर सकता हूं? उसे फोन करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह किन लोगों को ला सकता है। तांग जुआन, अभी माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। नहीं तो नतीजे हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो बकवास बंद कर। वह अकेला है, गंदी मछली बेचने वाला। उसकी क्या पहचान होगी? लियाओ शानफेंग, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। मैं यहां हूं सिर्फ तांग परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं, मेरे पिता की हैसियत के बारे में सोचो। वह बुजुर्ग जीवन भर न्याय के रास्ते पर चले, लेकिन अगर उन्हें पता चला तुमने आज जो कुछ किया है तो वह भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बस हो गया। वह क्या सुनना चाहता है? यह सब मेरी बात पर निर्भर है। जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। तुम यहां क्या दिखावा कर रहे हो? हेलो, माफ कीजिए, यह नंबर 18 साल से कोई नहीं बोला। क्षमा करें, आप कौन हैं? चेन परिवार के कौन सदस्य हैं? मेरा नाम चेन जियो है। मैं अब मछली नहीं बेचना चाहता। बस बात खत्म। खत्म? पुराने जानवर, मुझे लगा था तुम किसे फोन कर रहे हो। भावनाएं सब्जी मंडी को फोन कर रहे हैं, मछली वाले दुकानदार को। अब मछली नहीं खरीदनी, फिर भी उसे सूचना दे रहे हो। कैसे कहूं? शिष्ट तो है। आखिरी इच्छा नहीं। बियाओ भाई मुसीबत में हैं। बियाओ, क्या हुआ? किसने तुम्हें ऐसा किया? यह हालत। वह मुमकिन नहीं। अबियो, सच बताओ। भागो, भागो। मेरे पास बस मेरा बेटा ही एक रिश्तेदार है। जिस आदमी को तुमने भेजा था वह वापस नहीं आएगा, मैंने कहा था। तुम्हारा फोन है। अब यह मेरे साथ है। इतनी सालों से ऐसा कौन सा मंजर है जो मैंने नहीं देखा? 3 सेकंड पहले का आखिरी शब्द वह था भागो। कुछ गड़बड़ हो गई है। टैंक समूह का शेयर की कीमत एकदम गिर गई। जो निर्माणाधीन है 18 लॉजिस्टिक्स गोदाम एक साथ ठप हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं,
हमारी तीनों सहायक कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयर पूरी तरह से डूब गए हैं, 300%। और विदेश में जो वे संपत्तियां क्या हुई, और म्यूचुअल फंड का क्या, फंड पूरी तरह जमा हो गए हैं। और क्या, जल्दी बताओ। समूह की हिस्सेदारी अज्ञात धन द्वारा खरीद ली गई है। सिस्टम डेटा अज्ञात हैकर्स द्वारा हमला किया गया है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। बेवकूफ, तुम जल्दी से वानफेंग समूह स्काई कर्टेन सक्रिय करने के लिए आवेदन करो। और क्या इंतजार कर रहे हो? टीम का इंतजार कर रहे हो? लैंड का इंतजार कर रहे हो? श्रीमान तांग तियांगमो का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रास्ता सोचो, समूह को बचाना ही होगा। माफ कीजिएगा, मुख्यालय ने अभी सूचना दी है। टैंग समूह दिवालिया हो गया है और पुनर्गठित हो रहा है। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं मेरी मूल पोस्ट से। अब आप अपनी किस्मत खुद देख लीजिए। मां, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक फोन कॉल थी। तांग परिवार दिवालिया हो गया। सारे कारोबार बंद हो गए। शेयर बाजार में भारी घाटा हुआ। बैंक खाते जमे हो गए। शेयरों का अधिग्रहण कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात, तियांगमो कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारे टांग परिवार की रक्षा करो। तुम झूठी अफवाह फैला रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें 3 बार मारूंगा, तुम्हें नीला कर दूंगा, तुम्हें माप लूंगा? तुम आखिर कौन हो? क्या तुमने जांच नहीं की थी? चेन ज्यू, वानफेंग के एकमात्र कप्तान। जो ये मां, तुम मत जाओ। उस पर विश्वास मत करो। 20 साल पहले ज्यू ये गायब हो गया था। मां, मां, तुम उठो। नो मास्टर, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। हमारा टैंग परिवार बस तुम्हारा एक कुत्ता है। तुमने हमें देख लिया। टांग परिवार इतने सालों से आपकी संपत्ति की रखवाली करने के एवज में घर और संपत्ति की रक्षा। किसने वानफेंग को कृतघ्न शब्द से चिन्हित किया? वो तुम्हारा टांग परिवार था। किसने ताकत के बल पर दूसरों को प्रताड़ित किया? वानफेंग का नाम बदनाम करना। फिर भी तुम हो। फिर कौन है? वानफेंग समूह की गाड़ी चलाकर सार्वजनिक वाहन से रिश्वत लेने जाना, अपनी जेब भरना, फिर भी तुम्हारा टांग परिवार है। माफ करना, हमने वानफेंग के साथ अन्याय किया है। कृपया हमें एक मौका दीजिए, सुधार करने का अवसर दीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, समूह के बिना तो बिल्कुल नहीं। वानफेंग, ये 2 शब्द मेरे 8 भाइयों के लिए और हमारे पूर्वजों के लिए भी प्राण और रक्त से अर्जित की गई प्रतिष्ठा और ख्याति, तुमने उसे कलंकित कर दिया। एक माफी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब वानफेंग, जो करना है वह है लोगों की समृद्धि, पूरा परिवार समृद्ध हो। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बिल्कुल नहीं किसी पर जुल्म करना, कमजोर को सताना, ऐसा अन्याय। मैंने गलती की, मैं सुधर जाऊंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है? तुम्हें पता है कि यह जल्दी खत्म होने वाला है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है? तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो। मैं दोबारा इस दुनिया में लौटना नहीं चाहता था। अगर तुम नहीं होते, मैंने वह फोन कॉल नहीं की होती। 18 साल पुराना नंबर। अब जबकि मैंने वानफेंग की कमान फिर से संभाल ली है, भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं। जब पूरा लॉजिस्टिक्स उद्योग, दूसरे प्रतिस्पर्धी जान जाएंगे कि मैं तुम्हारी वजह से हूं। टांग परिवार फिर से बदल गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे तुम्हें छोड़ देंगे? मैंने गलती की। नो मास्टर, जल्दी से नो मास्टर से माफी मांगो। माफ करें नो मास्टर। बेटा, आह, नो मास्टर, आप यह कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, लड़कियां हैं, पहले आपकी सेवा में। यह बात भूल गया। आपका मन भर जाने के बाद हम आपके बाद आएंगे। अरे बेटा, यही तो हो तुम लोग। ना हुई, दिमाग में बस छोटी बातें, कोई बड़ा सपना नहीं। मरने तक पता भी नहीं चलेगा क्या है। सबके साथ समान व्यवहार करो। जीव, ये हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई है। हमें एक मौका दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से
ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। इस मामले में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं, विश्वास है या नहीं, साथ आया हुआ कातिल अभी तेरे घर के बैठक खाने में पहुंचता हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं। मां, डर मत, हमारे पास मेरे नाना भी हैं। चीन के लिए जान लड़ा है, वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगा। मुझसे गलती नहीं हुई है। तुम जिस नाना की बात कर रहे हो उन्हें कहा जाता है टैंग लॉन्ग, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी मेरे नाना को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है मेरे नाना की असली पहचान क्या है? मेरे पिता का तो आसमान तक पहुंच है। कोई औद्योगिक समूह उन्हें छू भी नहीं सकता। वानफेंग समूह भी उन्हें हिला नहीं सकता। मुझे पता है, वह भी मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। क्योंकि तुम सब जानते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए, आज कोई मुझे हिला नहीं सकता। तुम बहुत अति आत्मविश्वासी हो। खोंगरो एनजीएचे, वह जीवन भर ईमानदार रहा। उसकी आंखों में क्या तुम जैसे निर्दयी वंशजों के लिए जगह हो सकती है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो उसकी पृष्ठभूमि मेरे पिता से भी ऊंची है? अभी भी नहीं समझे? वहां देखो। ड्रोन कब आया? यहां जो कुछ हुआ पहले से ही सब तय था, एक शब्द भी गलत नहीं। तुम्हारे नाना टांग लोंग तक पहुंच गई। अंदाजा लगाओ उनके क्या विचार होंगे। यह असंभव है। तुम उन्हें कैसे जानते हो? उनको मुझे उसे फोन करना है, साफ साफ समझा देना है। कैसे? बुजुर्गों की परवाह की नंबर तक गुम हो गया है। उठाओ टांग लोंग, उठाओ टैंग लोंग। तुम्हारे पास कैसे है मेरे पिता का फोन नंबर? छोटी जू, मैंने वीडियो देख लिया। मैं ही तुमसे गलत हुआ हूं। मेरा दिल अब टैंग परिवार में नहीं लगता। सही और गलत जैसी तुम्हारी मर्जी। बस यह उम्मीद नहीं थी, आखिरी वक्त पर मैं अपनी इज्जत खो बैठा। पिताजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूं। टांग जुआन, तुमने छोटे जियो का क्या किया? तुम्हारे पास उसका फोन कैसे है? यह फोन चेंग जियो ने मुझे दिया था। पापा, तुमने बड़ी भूल की। मैं तुम्हारी बेटी हूं। यह कौन सा समय है? तुम अभी भी बाहरी लोगों का साथ दे रहे हो। बाहरी लोग? उस साल अगर चेंग परिवार का बूढ़ा कुत्ता न होता जिसने मेरे लिए गोली रोकी, मैं तो बहुत पहले मर चुका होता। उस समय चेंग परिवार का बड़ा बेटा छोटे जियो को मेरे हवाले कर दो। यह भी कि छोटा जियो ही मेहनती निकला, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हमारे टांग परिवार में नहीं आया। और तुम्हारी बात करें तो तुम तो मेरी बेटी बनने लायक भी नहीं हो। पिताजी, मां, क्या करूं? क्या करूं? मैं तुम्हें सिखाता हूं। देहात भाग जाओ, एक ताबूत ढूंढो, उसके अंदर लेट जाओ, लॉन बनकर रहो। सब चले गए। चला गया तो मुझे भी अस्पताल जाना चाहिए, अपने बेटे को देखने। जियो ये लियाओ चेंग, वह वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आखिरकार वह मेरे बेटे को सही शिक्षा न देना पिता का दोष है। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मास्टर जी, मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। बस उसे जिंदा रहने दो, चाहे वह अपाहिज ही क्यों न हो जाए। मैं उसकी देखभाल करने को तैयार हूं, आखिरी जिंदगी भर। नौवे दादा, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस हो गया। हम सब पिता बनने वाले हैं। बच्चा ही तो अपनी जान होता है। उसके बाद अगर तुम फिर से शरारत नहीं करोगे तो मेरे पास समय भी नहीं होगा।
उसे परेशान करने का। और टैंग परिवार के बारे में अपनी किस्मत खुद देख लो। धन्यवाद मास्टर जी। धीरे धीरे पियो। हाँ, अरे याओ याओ, तुम्हें चोट लगी है, धीरे चलो। याओ याओ, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। यह अस्पताल है, बाहर बहुत लोग हैं। ठीक है, मैंने सब देख लिया। पापा, मैंने डॉक्टर से तुम्हारी तरफ से पूछ लिया। तुम्हें बस जरा सी चोट लगी है, अच्छे से आराम करो, ठीक हो जाओगे। नाम? पापा, वो लोग शराब का नुकसान भर दिया ना, और वो कार मैकेनिक हमसे पैसे नहीं मांग रहा ना। अंकल तुम्हें देखने आए तो जरूर चुकाया है, छोटी कीमत नहीं। मत पूछो, मत पूछो, मैं यह साफ तौर पर पूछे बिना नहीं रह सकता। मेरा दिल बहुत भारी है। वह तो माउताई थी, वह लाखों रुपए की थी। लियाओ परिवार के उस बेटे की गलती से सबक लो। बेटे को तो बिल्कुल नहीं, एक लापरवाह लड़का बनने दूंगा। यह उतना जटिल नहीं है जितना तुम सोचती हो। इसके पीछे की बात यह है, माओताई मंगवाने वाला मालिक आ गया है, तुरंत शराब का पैसा चुका दिया। गाड़ी की मरम्मत का पैसा मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई। बहुत बढ़िया, फिर भी न्याय तो है इस दुनिया में। पापा, वह माओताई वाला मालिक उन्हें ठीक कर सकता है, पूरी तरह से काबू में। क्या वह बहुत अमीर है? बहुत दबदबा है ना? बताओ न, तेरे बाप जितना ही होगा। फिर से डींगे मार रहा है। मुझे लगता है तेरे उम्र जितना ही है। अरे छोटे खरगोश के बच्चे, अपने बाप पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। मैं? ठीक है, यह पीछे वाला हिस्सा तुम अभी डिलीवरी का काम नहीं कर पाओगे। जिस घर ने माओताई मंगवाई थी, उस मालिक को लगता है तुम बहुत बेवकूफ हो। मार खाई और भागे भी नहीं, और जान जोखिम में डालकर माल की रखवाली करते रहे। इसलिए उसने फैसला किया है कि तुम उसकी कंपनी में आ जाओ, ट्रक चलाकर सामान पहुंचाने का काम करो। सच में? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मछली की दुकान पर वापस जा रहा हूं। फिर आने की हिम्मत कैसे हुई? फिर आने की हिम्मत कैसे हुई? बदमाश लड़का। अजीब अंकल हो तुम। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, अभी भी नहीं चलेगा। ग्राहक बुलाना। ग्राहक बुलाने दो। लाओ चेन है ना? रूजी, तुमने एक फोन लिया और चले गए। वह तो तुम्हारी दुकान पूरे दिन संभालती रही। वो तुम हो? मैं हूं, पूर्वी स्ट्रीट कोल्ड स्टोरेज की। मुझे शाओरू कहो। ठीक है। नमस्ते शाओरू। तुम्हारी अनुमति के बिना, ठीक है, तुम्हारी मछली को उड़ा दूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सारे पैसे यहां हैं, लो। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? पड़ोस के लोग। लेकिन यह मछली अब बिकती भी नहीं है। स्नैक्स बना दो, जवानों को ज्यादा पसंद आएगी। अरे, मैं ऐसा नहीं कह रहा चाचा। जब से रुचि आई है, वह क्लाइंट लाल झंडे लहरा रहे हैं, भीड़ ही भीड़ है। अरे तुम यह नौजवान बहुत मीठा बोलते हो, ज्यादा हो गया। क्या? क्या मैंने सही सुना? तुम्हारी जुबान मीठी है। ये बच्चे सब अच्छे हैं, आमतौर पर कम नहीं, व्यापार में मदद करते हैं।
ये सब मुझे पता है। मैं वाकई अच्छी नहीं हूं। ऐसे बेहतर होगा मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूं। इसे धन्यवाद समझो। क्या बुलाना? सब तो तैयार है यहां। मैं बना लूंगी। यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। आए, मछली तुम्हारी है। प्लीज। हेलो सिस्टर वू, जल्दी कोल्ड रूम में आओ। मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। क्या? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम पहले खाओ। मेरी तरफ अचानक कुछ जरूरी काम आ गया। मैं बाद में आकर बैठूंगा। वो ऐसा है। रोज खाना मिल जाता है। ऐसा खाना बस हो गया। मुझे एक लेने दो। हटो यहां से। पूरा दिन कहां थे? जियान याओ जाओ। मेरी बेटी। नहीं, लाओ चेन। तेरा बेटा मेरी बेटी को सच में भगा ले गया। अरे लाओ चेन। लाओ चेन। पहले से बिल्कुल अलग है। पता नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजिल। कई बार हो चुका है। तुम लोगों जैसे स्तर के कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल भी कुल मिलाकर योग्य नहीं है। कुल मिलाकर। लेकिन लेकिन क्या लेकिन? मैं यहां खड़ा होकर आमने सामने तुमसे बात कर सकता हूं। वान फेंग ने अपना फर्ज पूरा निभाया है। वो शियाओरू। लेकिन शुरुआत में तो साफ कीमत तय हो गई थी। अनुबंध के अनुसार पूरा करो। मना कर दिया। अन्य आदेश। विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज खाली किया। तुम्हारा इंतजार है। माल अचानक बदल गया। अनुबंध में एक वाक्य है। तुम अच्छी तरह याद रखो। अंतिम व्याख्या का अधिकार वानफेंग समूह के पास है। श्री शेन आप ऐसा नहीं कर सकते। हट जाओ। सुरक्षा गार्ड। सुरक्षा गार्ड। वह वर्दी न पहने हुआ। हाँ, बिल्कुल तुम इधर आओ। तुम हो। क्या तुम मछली बेचने वाले नहीं हो? क्या तुम मछली बेचने वाले नहीं हो? यह अंशकालिक काम ही है। जानते हो तो क्या होगा? तुम उसे यहां से बाहर फेंक दो। नहीं तो मैं तुमसे भी। श्री शेन, मैंने अभी सुना यह महिला लगता है वान फेंग के साथ सहयोग विवाद है। यह मामला अभी तक समस्या का समाधान करो। बस उसे बाहर फेंक दो। यह ठीक नहीं है। जिसमें समस्या है बस उसका समाधान कर दो। क्या पद है? वानफेंग को चुनौती देना। प्रबंधक शेन, सिर दर्द का इलाज मुंह से करते हो। पैर दर्द का भी इलाज मुंह से करते हो। मुंह दबाकर रखते हो। बोलने नहीं देते। यह शायद मेल नहीं खाता वानफेंग के सिद्धांतों के। तुम नए आए हो ना? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? सुन लो, मेरा नाम शेन वानकिंग है। वानफेंग समूह का उपाध्यक्ष हूं। क्या बकवास सिद्धांत है? यहां मेरी ही चलती है। पुरानी चेन, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं खुद चलूंगा। छोटी रू, मैंने सोचा नहीं था वानफेंग अब पाल रहा है इस तरह के दीमक। एक गंदा सुरक्षा गार्ड दूसरों की तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, मेरी तुरंत एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग है। छोटी रू, रुको। अरे छोटी रू, आज की बात मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह लियाओ साहब का है। तुम उनसे संपर्क कर सकते हो। वह काफी न्यायसंगत हैं। शुक्रिया पुरानी चेन। बहुत दिनों बाद मिले। सब लोग सब ठीक है ना? माफ कीजिए साथियों।
मुझे देर हो गई। देर से आया हूं, बस दरवाजे के बाहर खड़े रहो। तुम हो? तुम्हें वहां बैठने किसने कहा? क्या वह तुम्हारी जगह है? बैठ गए। बाहर निकल जाओ। क्या यह मेरी सीट है? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारी सीट जोर दरवाजे के बाहर है। मैंने तुम्हें मान दिया है ना? क्या हुआ? इतने सारे शेयरधारकों के सामने बस हाथ उठाना चाहते हो? क्या तुम यह साबित करना चाहते हो कि तुम ये उप प्रमुख बस एक आवेगी और बेवकूफ निकम्मे हो? कृपया सभी मेरी एक बात सुने। यह बूढ़ा आदमी बस अंशकालिक मछली बेचने वाला सुरक्षा गार्ड है। उसके पास कोई योग्यता ही नहीं है यहां बैठने की। क्या आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सब मेरी बात सुन सकते हैं। उप प्रमुख होने के नाते आपका हर शब्द और कार्य। कौन सी समस्या हल होगी, समस्या वाले व्यक्ति को हल कर देते हैं। ठीक हो जाएगा। बता दूं, मेरा नाम शेन वानकिन है। वानफेंग ग्रुप का उपाध्यक्ष हूं। क्या बकवास सिद्धांत है? यहां मेरी ही चलती है। तुमने वानफेंग को पृष्ठभूमि बनाया, जबरन अनुबंध कराना, फिर चुपके से समझौता तोड़ना, छोटे झोले उद्यमों का शोषण करना, सहयोगी व्यापारियों को परेशान करना, यही तुम्हारे कर्म हैं। तुम्हारी क्या योग्यता है मुझसे नैतिकता की बात करने की? क्या तुम सोचते हो कि इससे काम चल जाएगा? एक रिकॉर्डिंग का बस एक छोटा सा हिस्सा मुझे इस वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा सकता है। तो क्या मैं योग्य हूं? मिस्टर लियाओ, मिस्टर लियाओ, मिस्टर लियाओ, यहां एक सुरक्षा गार्ड है जो आपकी पहचान बना रहा है। वहां हमारा काम बिगाड़ रहा है। निदेशक मंडल का क्रम वानफेंग प्रबंधन को भी बदनाम कर रहे हैं। आपको न्याय अवश्य करना चाहिए। हटो। लियाओ जी, लियाओ जी। अध्यक्ष महोदय, निदेशक मंडल, क्या हम शुरू कर सकते हैं? वह चेयरमैन है, वह जिसने वर्दी नहीं पहनी है। हाँ बिल्कुल, तुम इधर आओ। तुम नए हो ना? पता नहीं मैं कौन हूं। सुनो, मेरा नाम शेन वानकिन है। वानफेंग ग्रुप का उपाध्यक्ष हूं। क्या बकवास सिद्धांत है? यहां है। मैं जो कहूं वही होगा। हाँ शुरू करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर लियाओ, शायद आपसे कोई गलती हुई है। मैं घोषणा करता हूं, वानफेंग समूह के अध्यक्ष श्री चेन जियू आधिकारिक तौर पर वापस लौट आए हैं निदेशक मंडल में। अब शुरू करते हैं। बाहर खड़े रहो। यह प्रधान चेन नहीं है। मेरे पास अभी काम की रिपोर्ट देनी बाकी है। शेन वानकिंग, तुम्हारा काम हस्तांतरण पूरा हो चुका है। अब से तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं संभालूंगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बर्खास्त कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। मैं बिल्कुल जानता हूं। इन सालों में वानफेंग में तुम्हारे काले धंधों के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अध्यक्ष ने आपसे इसे देखने के लिए कहा है। आपने अच्छा काम किया है श्रीमान चेन। आप तो जानते हैं, इस पद तक पहुंच पाना कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं होता। यह तो प्रकाश के साथ धूल में मिलना है। हाँ, प्रकाश के साथ धूल में मिलना। आप केवल इसलिए नहीं, मेरी ये छोटी छोटी गलतियां, मेरी इन उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दो। ये तुम्हारे नतीजे सचमुच बहुत भारी हैं। ये एक एक चीज सचमुच लिखते लिखते कलम टूट जाए। तुम मानते नहीं हो है ना? तो खुद जोर से पढ़कर सुनाओ। ठीक है चेंजू, तुम जीत गए। मैं यह याद रखूंगा। हम देख लेंगे। तुम्हें जाने किसने कहा। बैठक पूरी करो। तुम दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बैठक समाप्त।
आज तुमने मेरा इतना अपमान किया तो मुझे कोई और चारा नहीं दिख रहा। एक बात और, तुम अभी तक यहां हो, बाकी सब तो चले गए, अब निकलो यहां से। महाराज शानफेंग, बाहरी दुनिया के लिए तुम अब भी चेयरमैन हो। आज की यह बैठक, मैं बस यह बताना चाहता हूं, मैं वापस आ गया हूं। अब से मैं सुरक्षा गार्ड के रूप में काम जारी रखो, समूह के भीतर के दगाबाजों को पकड़ो, ठीक है? शेन जी, शेन जी, शेन जी, शेन जी, याओ जी, क्या वह अभी भी अंदर है? मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मेरे सामने उसका नाम मत लो, दफा हो जा। श्रीमान शेन, बस एक बोर्ड मीटिंग ही तो हुई है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो जैसे बारूद खा लिया हो? छोटी रू, तुम कहां से? वह जो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया है। मिस्टर चेन, मिस्टर चेन, चीफ इंजीनियर चेन, आपके हाथ पैर बहुत चुस्त हैं, बस थोड़ी ही देर में आपने कॉन्फ्रेंस रूम की विद्युत व्यवस्था ठीक कर दी, कोई बड़ी बात नहीं। चीफ इंजीनियर चेन, अरे हाँ सही, मैं यहां सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड ही नहीं हूं, बल्कि कभी कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट भी ठीक कर देता हूं, पाइपलाइन की मरम्मत जैसे काम भी कर लेता हूं। आप हैं, आप श्रीमान लियाओ ही होंगे। नमस्ते, मैं फैंग हुई कोल्ड स्टोरेज की प्रभारी हूं, वो शियाओरू। अरे नमस्ते बॉस, वो आपकी क्या जरूरत है? जरूरत कहना तो बहुत है, बस पहले वाली बात है, वानफेंग और हमारे कोल्ड स्टोरेज ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हम कुछ कोल्ड स्टोरेज माल संभालेंगे और स्टोर करेंगे। छोटी रू, तुम यह अनुबंध लियाओ जोन को दिखाओ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल मिस्टर लियाओ, पहले ऐसा लगता है कि वह डिप्टी जनरल मैनेजर शें, यह अनुबंध लागू नहीं हुआ था ना? हाँ, अनुबंध में अग्रिम भुगतान अभी तक नहीं मिला है, कोल्ड स्टोरेज लगातार दे रहा है, वानफेंग ने जगह रखी है, इसके लिए हमने कई ठुकरा दिए दूसरे कोल्ड स्टोरेज के ऑर्डर, जिसकी वजह से एक समय तनख्वाह तक नहीं दे सके, मजदूर हड़ताल पर हैं। तुम चिंता मत करो, क्योंकि यह अनुबंध यहां है, हम वानफेंग निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करेंगे। आज दोपहर कोई व्यक्ति इस मामले में तुमसे संपर्क करके जानकारी लेगा। सच में? बिल्कुल सच है, इस समय कोल्ड स्टोरेज घाटे में चल रहा है, हमारी वानफेंग कंपनी जरूर मुआवजा देगी, मुआवजा भी मिलेगा। यह मुआवजे की रकम कितनी होगी? क्या? वह लियाओ साहब, मालिक वो भी कंजूस आदमी नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात करें, यह घाटा कितना है उतना ही भर देंगे, आगे चलकर अगर अभी भी साथ चल सकें, वानफेंग के साथ लंबे समय तक सहयोग, यह भी तो ठीक है। हाँ, तो नोवे महोदय इस औरत पर मोहित हैं। चीफ इंजीनियर चेन सही कह रहे थे, अभी बैठक में हमने इस पर चर्चा भी की थी, देश भर के 100 शहरों में 1 घंटे की डिलीवरी के व्यापार मॉडल की, अगर यह गोदाम है और कोल्ड स्टोरेज भी जुड़ जाए तो यह एक बड़ी मदद होगी। मालूम नहीं मालिक, वो क्या आपकी रुचि है? पूरे देश में 100 शहरों में हमारे फैंग हुई कोल्ड स्टोरेज को बचा लिया गया है। शाओरू, बॉस वो लाओ चेन, क्या यह सच है? मुझे क्यों लग रहा है जैसे कोई सपना हो। बिल्कुल सही, यह तो धन की बारिश है, रोकना असंभव है। हाँ 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 हाँ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक से शुरू होती है जिसे हमेशा साधारण और नाकाबिल समझा गया। परिवार, समाज और हालात तीनों ने उसे बार बार नीचा दिखाया,
लेकिन किस्मत अचानक ऐसा मोड़ लेती है जब उसके हाथ एक अनोखा मौका लगता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यहीं से शुरू होती है उसकी संघर्ष से सफलता तक की जबरदस्त यात्रा। लेकिन इसी घटना ने उन्हें अच्छे दोस्त बना दिया। उसी समय लियू तियान भी अपने आदमियों के साथ रात भर माल उतारने में लगा हुआ था। दरअसल लॉजिस्टिक्स कंपनी सिर्फ एक आवरण थी, तस्करी ही उनका असली धंधा था। ठीक उसी वक्त जब लियू तियान माल का निरीक्षण कर रहा था, झाओ पेंग नानचेंग के सबसे बड़े मांस थोक व्यापारी वेई लाओ को अपने साथ लेकर आया। जब दोनों पक्षों ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, तभी अचानक मिस्टर वेई ने हे बियाओ का जिक्र किया। यह सुनकर लियू तियान भी अचानक चौंक गया। पता चला कि उसका हे बियाओ के साथ भी साझेदारी का रिश्ता था, लेकिन बहुत पहले ही मतभेद पैदा हो गए थे। वह चुपके से ताकत जमा कर रहा था ताकि हे बियाओ भाइयों का मुकाबला कर सके। मिस्टर वेई ने देखा कि हे बियाओ के कारण लियू तियान सहयोग रद्द करना चाहते हैं। तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अपने 2 सहायकों को लियू तियान को भी सौंप दिया। मीट प्रोडक्ट्स सब काम खत्म करके थॉमस मीट प्रोडक्ट्स सब काम खत्म करके लियू तियान झाओ पेंग और दूसरों को लेकर हे बियाओ के पास माल पहुंचाने गया। यंग फेई की वजह से हे बियाओ ने उन्हें रोक लिया। पहले तो कहा कि हाल की कारोबार अच्छा चल रहा है, लॉन्गवान की देखरेख चाहते हैं। लियू तियान ने और उसके साथियों को इनकार करते देख स्पष्ट रूप से ड्रग्स की खरीद बिक्री में शामिल न होने की बात कही। हे गांग ने तुरंत पकड़े गए लियू युनफेई को बाहर लाने का आदेश दिया। फिर हे गांग और हे बियाओ ने अच्छे बुरे की भूमिका निभाई। उद्देश्य था लियू तियान और दूसरों को डराना और सबक सिखाना। प्रारंभिक योजना सफल होते देख हे गांग ने तुरंत एक और मुद्दा उठा दिया। दोनों पक्षों की इस अप्रसन्नता को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। बस इन जब्त किए गए सूदखोरी के सामान को जल्दी से वसूल कर लो। यह सुनकर लियू तियान ने भी हे बियाओ की ओर देखा, समझ गया कि मामला क्या है। तुरंत इस बात से सहमत हो गया और लोगों को लेकर जल्दी से चला गया और पुलिस की तरफ जिंग जू किन फेंग के निर्देश पर हेफेंग क्यूरियो शॉप पर आया। जांच से पता चला है कि यह जगह जमीन के नीचे का अड्डा हो सकती है। झूंग जी ने तुरंत यह खबर ब्यूरो को दी। चूंकि सू होंगबाओ पहले मां जिनका आदमी था और गो याओयांग हे बियाओ भाइयों के काफी करीब था, इसलिए यह मानना बहुत संभव है कि सू होंगबाओ ने गो याओयांग पर हमला किया ताकि हे बियाओ और उसके लोगों की कमजोरी पता कर सके। ठीक जब अधिकारियों ने जांच जारी रखने की मंजूरी दी, सू होंगबाओ ने लिंग होंगचाओ को ढूंढ निकाला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए माई होंगचाओ ने सू होंगबाओ और मां जिन के रिश्ते की बात छेड़ दी और यह भी कि मां जिन के पीछे असली सरगना कौन है, क्योंकि माई होंगचाओ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि शूली और हुजियाओ की मौत निश्चित तौर पर इसी व्यक्ति से जुड़ी है। यह सुनकर सू होंगबाओ बस माई होंगचाओ से यही विनती कर सकता था कि वह आगे जांच न करे। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन यह अधिकारों से बुना जाल हिलाया नहीं जा सकता। उसी समय लियू तियान ने मौजूदा हालात पर विचार किया। बस समझौते के अनुसार मांगना होगा। संयोग से दूसरा मांगने वाला व्यक्ति मिल गया। उसने एक महिला पर हाथ उठा दिया। बचाने के बाद जिसे मांगा गया था वह उसकी हाई स्कूल की सहपाठी झो सिसी थी। यह पता चला कि झो सिसी के पति ने 10 लाख से ज्यादा का कर्ज ले लिया था और जुए के चलते आत्महत्या करने के लिए कूद गए। लियू तियान ने भी एक ऐसा फैसला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दुकान को जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख थी 10 लाख में खरीद लिया। ठीक जब लियू लुनफेई वापस जा रहे थे और तियान के इस नायकी कारनामे का मजाक उड़ा रहे थे, तभी खबर मिली कि वेई लाओ के एक आदमी बागे ने उनकी पिटाई कर दी और उस मास के पूरे बैच को भी बर्बाद कर दिया। इस समस्या को हल करने के लिए लियू तियान ने तुरंत लियू ताओ को 3 लॉन्गवान तैयार करने का आदेश दिया और छठे अंकल को उस विभाग के प्रभारी अधिकारी के पास भेजा। खुद लियू लुनफेई और दूसरों को लेकर यह बागो से खुद मिलने का इरादा रखते थे। वह जानते थे कि हानजो का बीफ तस्करी का धंधा अब लगभग पूरी तरह बागो के नियंत्रण में है। लियू तियान भी विनम्र थे। अपना परिचय देने के बाद उन्होंने मोटा तोहफा पेश किया। मतलब साफ था, उनके पास कार और नाव दोनों हैं, बस सहयोग की जरूरत है। हान के बिना भी वह हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दबंग बागे यह बात कैसे मान लेते? अच्छी बातें सुनकर भी सामने वाला मानता नहीं। लियू तियान भी अब नरम नहीं रहा। लियू युनफेई ने एक शब्द कहे बिना कुर्सी उठाकर जोर से पटक दी। ताकतवर लियू ताओरी ने यह देखा और तुरंत झपट पड़ा। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लियू तियान ने भी आराम से रसोई का चाकू उठा लिया। अब तक बागे को पता चला यह सभ्य दिखने वाला लियू तियान भी इतना आसान नहीं था। थोड़े आराम के बाद दोनों पक्ष शांति से हॉट पॉट टेबल पर बैठ गए। बागे ने न केवल सहयोग करने की इच्छा जताई बल्कि एक और सौदा भी शुरू कर दिया। पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार मैंने पहले कभी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास अपना जहाज नहीं था और इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत थी। मैं जानता था कि यह बहुत मुनाफे का धंधा है। लियू तियान ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। किंग फेंग भी जेंग जू को साथ लेकर हे बियाओ भाइयों के महामनोरंजन केंद्र पहुंचे। देखते ही देखते हे बियाओ भाइयों को नियंत्रण में कर लिया। किंग फेंग ने कार्रवाई शुरू करने का संदेश भेज दिया। पल भर में झोंगझी पूरी तरह सशस्त्र लोगों के साथ फेंग हेवन एंटीक शॉप में घुस गए। किंग फेंग ने भाई यू रेन को डराना शुरू कर दिया। जब गो याओयांग का नाम लिया गया दोनों को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, लेकिन इस स्थिति में उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। आवाज सिर्फ गो याओयांग की एंटीक दुकान में थी।
एक पुरानी वस्तु खरीदी थी, लेकिन फिर किन फेंग ने कहा, सीधे दोनों को गुस्सा दिला दिया। वह कैसे धुला? तुम बिना सोचे मत बोलो। मैंने नहीं कहा कि वह धो रहा है। देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। किन फेंग तुरंत रोमा होटल चले गए। हे बियाओ ने तुरंत अपना संबंध साफ कर दिया। उसने दावा किया कि उसने कानूनी नीलामी से इसे प्राप्त किया है और वह मां जिन और बो से केवल कुछ बार मिला है। उनका कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर जेंग जू ने बातचीत जारी रखी। उसने कहा कि रोमा होटल बुजुर्गों की सेवा के लिए बहुत उपयुक्त है, खासकर मां जिन के पीछे के उन बुजुर्गों के लिए। जब हे बियाओ सहसा अवाक रह गया और जवाब नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी पल जब हे बियाओ हकलाने लगा, गो याओयांग का फोन आ गया। इस क्षण तक हे बियाओ को एहसास हुआ कि पुलिस उस पर पहले से नजर रखे हुए थी और हवा और वेनवान दुकान की तलाशी के साथ पुलिस ने कुल 1.8 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। पहले साल की शुरुआत में मां जिन और जुआ के अंधेरे मामले अब तुरंत सफलतापूर्वक अंडरग्राउंड कैसीनो को बंद कर दिया गया है। हांझो शहर के स्टैंडिंग कमेटी के उप महापौर होंग मुशो व्यक्तिगत रूप से सिटी ब्यूरो आए। किन फेंग की अपराध इकाई 1 में सामूहिक तृतीय श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया और वेन जियांगयोंग के बेटे वेन बो का करियर भी आखिरकार और किन फेंग की इकाई 1 में दाखिला लिया और कैसीनो की सील के साथ हे बियाओ की गवाहों को हटाने की योजना भी शुरू हो गई। यह भी उसे एहसास कराता है यह लियू तियाने और लोंग वान आदि लोगों के लिए शामिल होने का सही समय है। लेकिन इस समय लियू तियाने और अन्य लोग अवैध कच्चे तेल के धंधे से खूब मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सामना करने की पर्याप्त ताकत नहीं होने के कारण लियू तियाने को निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। विशाल नौका पर व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर फुटबॉल मैच देख रहा है। आज रात का मुख्य किरदार गो याओयांग है। वह भी ऐसे मौके पर देर से पहुंचा है। लियू तियान ने भी एक नजर में भांप लिया आज रात के इस दाव का असली मकसद। हे गांग की नजरों के सामने उसने सीधे गो याओयांग को बाहर भेज दिया। फिर वही पुरानी जानी पहचानी चाल चली गई। हे बिग ब्रोथर, हे बियाओ, तुम दोनों का यह तालमेल बढ़िया है। आज रात का हमारा अंतिम लक्ष्य सामने आ गया है। किन फेंग यह गांठ जरूर खोलनी होगी, नहीं तो धंधा चलना मुश्किल होगा। वेई के लिए और उसके मां जिन को मारने के मामले के लिए भी। यह सुनकर लियू तियान ने तुरंत आश्वासन दिया, किन फेंग को बिल्कुल नहीं छूना है। रही बात मां की, अपने तरीके से खुद संभाल लूंगा। वो याओयांग का शव पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया गया। लियू तियान ने मां जिन की हत्या कबूल की, देखकर कि झाओ पेंग ये रेन के मामले से गहरे दुविधा में फंस गया है। लियू तियान ने उसे स्वयं चुनने का अधिकार दिया। अभी वापस लौट सकता है, केवल लॉजिस्टिक्स कंपनी का कानूनी व्यवसाय करो। लेकिन अगर यह जारी रहा तो यह भविष्य की सामान्य स्थिति बन जाएगी। और इस कठिन अनुभव से गुजरने के बाद लियू तियान और अन्य ने वर्तमान स्थिति को पूरी तरह समझ लिया। हे बियाओ के नियंत्रण से जल्द मुक्त होने के लिए लियू तियान को अपनी गति बढ़ानी पड़ी। एक नया अप्रत्याशित मोड़ आ गया। हांझो शहर के जियाओ देवू ने हासिल कर लिया है सरकारी समर्थन वाला हानगैंग केंद्र प्रोजेक्ट। यह खबर सुनकर हे गैंग तुरंत अपने बड़े भाई हे बियाओ को बुलाया। न्यूजियावान और वांगजियाबू जियाओ देवू के प्रोजेक्ट हासिल करने का फायदा उठाकर। लेकिन हे बियाओ को लगता है यह मामला इतना आसान नहीं है। यह मामला उतना साधारण नहीं है। जोएल फोर्ड जो इस मेज पर नहीं है, वह इस प्रमुख प्रोजेक्ट को हासिल कर सका। इसके पीछे क्या योजना और संघर्ष है? कहानी के अंत तक वही युवक जिसे कभी नजरअंदाज किया जाता था, अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर सबको गलत साबित कर देता है। दुश्मनों की चालें नाकाम हो जाती हैं और सच सामने आ जाता है। यह कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास और सही फैसलों के साथ एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है और यही इसका सबसे संतोषजनक अंत बनता है।